हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ अपने नए टॉपिक को लेकर। और आज हम पढ़ने वाले हैं मंत्री परिषद। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, देखिए हमारा जो देश है और जो उसमें जिस संविधान से वो देश चलता है, उस संविधान में मेंशन कर रखा है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली होगी। कौन सी? संसदीय शासन प्रणाली होगी। मेनली दो प्रकार की शासन प्रणालियां होती हैं, संसदीय या अध्यक्षीय। अध्यक्षीय जैसे कि राष्ट्रपति पावरफुल रहता है सब रियल में, जैसे कि अमेरिका में। ठीक है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में होता क्या है कि शासन का और देश का वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति ही होता है। वहां राष्ट्रपति नाम मात्र का ही नहीं, वास्तविक प्रधान भी होता है। रियल पावर्स भी उसी के पास होती हैं। लेकिन हम अगर बात करें संसदीय शासन प्रणाली की, संसदीय शासन प्रणाली की, तो संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का होता है और सारी की सारी पावर्स मंत्री परिषद के पास होती हैं। कहने को तो सारी की सारी पावर्स राष्ट्रपति के पास होती हैं संविधान के अकॉर्डिंग, लेकिन रियल में उनका प्रयोग करती कौन है? मंत्री परिषद, वो भी संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो भारतीय संविधान में भी, जो कि हमारे देश में क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति सिर्फ नाम का होता है। राष्ट्रपति का काम क्या होता है कि वह एक प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की, वह एक मंत्री परिषद का चयन करेगा। उसके बाद सारा कार्य मंत्री परिषद की सलाह पर ही करेगा। तो भारत में भी भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 74, कौन सा? 74, आर्टिकल 74, उसमें क्लियर मेंशन कर रखा है, आर्टिकल 74 में क्लियर मेंशन कर रखा है कि भारत के राष्ट्रपति, किसके लिए? भारत के राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। आर्टिकल 74 में क्या रखा है? और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, ऐसा संविधान में कहा हुआ है। तो राष्ट्रपति के पास जो पावर्स है, उन सब का इस्तेमाल एक्चुअल में मंत्री परिषद करती है। और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, इसलिए कई बार हम संसदीय शासन प्रणाली को प्रधानमंत्री शासन प्रणाली भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि मंत्री परिषद रियल पावर का प्रयोग करती है और मंत्री परिषद किसके अकॉर्डिंग चलती है? प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग। तो असलियत में पावरफुल कौन हो जाता है? प्रधानमंत्री हो जाता है। इसलिए इसे प्रधानमंत्री शासन प्रणाली भी कह देते हैं। तो ये तो हो गई मंत्री परिषद के संविधान में उल्लेख की बात की, आर्टिकल 74 में इसके उल्लेख की व्यवस्था है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके गठन के बारे में क्या कह रखा है। इसके आगे के आर्टिकल जैसे 75 में बताया गया है कि इसकी रचना किस प्रकार होगी। तो हम बात करते हैं इसके गठन की। ठीक है, तो इसके गठन में सबसे पहले तो देखो एक प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इस प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त कर देगा। अब प्रधानमंत्री अपनी इच्छा के मंत्रियों का चयन करता है, जो उसके इच्छा के मंत्री होंगे। वो कहेगा मुझे ये मंत्री चाहिए, इसमें अपनी मंत्री परिषद में। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य है कि वह अन्य मंत्रियों का चयन कर मंत्री परिषद का निर्माण करे। ये भी संवैधानिक व्यवस्था से मंत्री परिषद का निर्माण करना ही पड़ेगा। तो वह जब मंत्री परिषद का निर्माण करता है तो उसमें कई मंत्री होते हैं। वह मंत्री प्रधानमंत्री की पसंद के होते हैं। अब जो प्रधानमंत्री को पसंद है कि ये मंत्री मुझे अपनी मंत्री परिषद में चाहिए, उनकी सूची बनाकर वह राष्ट्रपति को भेज देगा। राष्ट्रपति उन्हें मंत्री पद की शपथ दिला देगा। देखो शपथ भी होगी यहाँ पे,
आ गई शपथ। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति ही दिलाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिला के मंत्री का दर्जा दे देगा। अब जो कार्यों का जो विभाजन होगा, यानी कि विभागों का जो विभाजन होगा, यानी कि जो विभाग उसे दे दिया जाएगा, उस एक मंत्री को, हर मंत्री को कोई ना कोई विभाग दिया जाता है जिसका उसे मंत्री बनाया जाता है। जैसे कि गृह विभाग है, किसी एक मंत्री को दे दिया जाएगा, और एक मंत्री के अधीन एक से ज्यादा विभाग भी रह सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है कि उनके जो विभाग हैं उसका बंटवारा भी वास्तव में प्रधानमंत्री ही करता है। उसे जो विभाग उसको देना होता है वह उसे दे देता है, अलॉट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है मंत्रियों की आवश्यक योग्यताएं। ये जो मंत्री परिषद के सदस्य होंगे, यानी कि जिनसे मंत्री परिषद बनेगी, उन मंत्रियों की योग्यताएं क्या होंगी? देखिए, कानूनी रूप से इनकी सिर्फ एक ये मान्यता है, क्या कि वह, यानी कि इसके बारे में संविधान सिर्फ इतना कहता है कि जो व्यक्ति मंत्री बनाया जाएगा वो संसद का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ इतनी ही योग्यताएं हैं, संसद का सदस्य होना चाहिए। और अगर नहीं है, अगर सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी सदन के ले। ये इसकी योग्यताएं हैं। अब जाहिर सी बात है, संसद के मंत्री बनने के लिए क्या चाहिए? आपको संसद का सदस्य होना चाहिए। अब इस तरीके से अगर कोई एमपी है, यानी कि कोई संसद का सदस्य है, अब संसद का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता है? भारत का नागरिक हो, लोकसभा में जाना है तो 25 साल उम्र हो, राज्यसभा में जाना है तो 30 साल उम्र हो, और भारत का नागरिक हो, और किसी निर्वाचित भारत के किसी क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। ये कुछ इसकी बेसिक्स चीजें हैं। ठीक है, अगर वो शर्तें पूरा करता हुआ कोई अनपढ़ व्यक्ति भी अगर चुनाव लड़े सांसद का, तो वो भारतीय है, तो वह चुनाव अगर जीत जाता है तो वो क्या बन जाता है? अनपढ़ व्यक्ति चुनाव लड़के सांसद बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा? एमपी बन जाएगा। और किसी भी एमपी को क्या बनाया जा सकता है? मंत्री परिषद का सदस्य, यानी कि उसे क्या बनाया जा सकता है? उसे मंत्री बनाया जा सकता है। और मान लीजिए उसे कौन सा विभाग दे दिया जाए? उसे शिक्षा विभाग दे दिया जाए, तो वो क्या बन जाएगा? शिक्षा मंत्री। तो कौन बन जाएगा शिक्षा मंत्री? एक अनपढ़ एमपी या एक अनपढ़ व्यक्ति। ठीक है, संसद, यानी कि आपको किसी विभाग का अध्यक्ष होने के लिए, यानी कि मंत्री बनने के लिए, या कैबिनेट का सदस्य होने के लिए, मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए सिर्फ आपको संसद का सदस्य होना है, एमपी बनना है। चाहे आप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसी कोई योग्यता उसमें निर्धारित नहीं की गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसकी मंत्रियों की श्रेणियों की। ठीक है, देखिए इस पॉइंट को मैं आपको बाद में समझाने वाला हूं, इस सब के बाद में, तो इसे हम याद रखेंगे। हम बात कर लेते हैं बैठक की, कि मंत्री परिषद की बैठक कब होती है। देखिए, इसकी बैठक प्रधानमंत्री की, प्राइम मिनिस्टर की इच्छा पर होती है कि वह जब उसकी बैठक बुला ले। अमूमन सप्ताह में एक बार होती है, इमरजेंसी हो जाए तो 2 बार भी हो सकती है, लेकिन जनरली 1 बार होती है सप्ताह में, और ये प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। और प्रधानमंत्री ही इन बैठकों की अध्यक्षता करता है, यानी कि मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? श्रेणियों की। कि प्रधानमंत्री की
मंत्री परिषद की कितनी श्रेणियां हैं? देखिए इसमें अमूमन 5 प्रकार के मंत्री पाए जाते हैं, 5 प्रकार के। मुख्य तो 3 ही होते हैं पर पूरे 5 ही प्रकार से पाए जाते हैं। जैसे कि एक होता है केंद्रीय या कैबिनेट मंत्री, ठीक है। दूसरा होता है केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, यहां पे लिखा होता है ब्रैकेट में। तीसरे होते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री, ठीक है। और चौथे होते हैं उप मंत्री, और 5वें होते हैं संसदीय सचिव, ठीक है। अब देखिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कौन से होते हैं? देखिए ये जो मंत्री होते हैं, ये जो नाम के मंत्री होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, टॉप लेवल के मंत्री होते हैं। जैसे कि इस समय प्रधानमंत्री स्वयं कैबिनेट मंत्री हैं, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं, उसके अलावा विदेश मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं, इसके अलावा वित्त मंत्री हैं जो वो कैबिनेट मंत्री हैं, और इसके अलावा नितिन गडकरी जी हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं, और रक्षा मंत्री हैं अपने राजनाथ सिंह वो भी केंद्रीय मंत्री हैं। तो इस प्रकार के जो मेन बड़े बड़े नेता हैं जिनकी संख्या 12 से लेके 30 तक होती है अमूमन, ये कौन से मंत्री कहलाते हैं? कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। इनके अलावा कुछ और केंद्रीय मंत्री होते हैं जो कि इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं जितने ये राजनाथ सिंह और ये अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जितने भी हैं, जैसे कि विदेश मंत्री हैं या फिर अपने वित्त मंत्री हैं, इनकी तरह ज्यादा पावरफुल नहीं होते, थोड़े कम महत्व के होते हैं। वो केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं। वो क्या होते हैं? केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं, पर वो थोड़े पावरफुल होते हैं, थोड़े कम पावरफुल होते हैं, इसलिए वे स्वतंत्र प्रभार रखते हैं। इसमें फर्क ये है कि जो केंद्रीय मंत्री होता है वो अपने विभाग का सबसे बड़ा अध्यक्ष होता है। मान लीजिए वित्त विभाग है, वित्त विभाग का जो मंत्री है वह निर्मला सीतारमण है, ठीक है। तो निर्मला सीतारमण क्या है? केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है। लेकिन कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं नाम के अलावा, नाम के हिसाब से, ठीक है, लेकिन वे स्वतंत्र प्रभार होते हैं और वह उनको एक विभाग दे दिया जाता है। इन मंत्रियों को एक विभाग दे दिया जाता है और वो सीधा प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। इसको प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये भी प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, यानी कि ये भी प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, और ये भी स्वतंत्र प्रभार वाले केंद्रीय राज्य मंत्री भी प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री ये इन मंत्रियों के अधीन होते हैं, यानी कि निर्मला सीतारमण के अंदर भी कोई एक मंत्री होगा, उसके वो मंत्री XYZ जो भी वो मंत्री होगा, वो मंत्री निर्मला सीतारमण को रिपोर्ट करेगा और उसको कौन सा दर्जा मिलेगा? राज्य मंत्री का, केंद्रीय राज्य मंत्री का। तो वो तीसरे लेवल के होंगे। और ये उप मंत्री जो होते हैं वो इसके नीचे काम करते हैं। ये जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं इनके नीचे काम करते हैं, इनकी सहायता के लिए। और जो संसदीय सचिव है ये उप मंत्री के नीचे उप मंत्री की सहायता के लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से सबसे टॉप के मंत्री केंद्रीय मंत्री, उनके समकक्ष या उनके थोड़ा सा कम केंद्रीय राज्य मंत्री आ जाते हैं जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है, क्योंकि वो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। और तीसरे होते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री जो कि इनके नीचे कार्य करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के, और इनके नीचे आ जाते हैं उप मंत्री और इनके नीचे संसदीय सचिव, ठीक है। इन पांचों प्रकार के मंत्रियों से जुड़कर या मिलकर क्या बनती है? मंत्री परिषद बनती है, ठीक है। इन पांचों प्रकार के, ये जो 5 प्रकार के 1 2 3 4 5, इन पांचों प्रकार के मंत्रियों से मिलकर क्या बनती है?
परिषद। ठीक है, आपने कई बार एक नाम और सुना होगा, किसका? मंत्रिमंडल का। कई बार सुना है ना मंत्रिमंडल। ठीक है, संविधान में सिर्फ एक ही जगह आता है ये नाम। ठीक है, तो जब अमूमन सब जगह मंत्रि परिषद ही यूज होता है, एक जगह है यहाँ पर मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो है इमरजेंसी लगाते वक्त राष्ट्रपति जब डिस्कस करता है, सलाह मांगता है, तो किसकी मांगता है? वो मंत्रिमंडल की सलाह मांगता है। अब फर्क क्या है इसमें मंत्रि परिषद और मंत्रिमंडल में? ये पूछोगे क्या फर्क है? देखिए, इसका सीधा सा फर्क ये है कि जब ये पांचों श्रेणियां मिलकर जो परिषद बनाती है वो होती है मंत्रि परिषद। लेकिन जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, क्योंकि इनकी संख्या देखो कितनी होती है, मंत्रि परिषद की संख्या होती है लोकसभा का 50% अधिकतम। में संविधान संशोधन में तय कर दिया था ये। ठीक है, 91st अमेंडमेंट में तय कर दिया था कि लोकसभा का 15% तक कुल मंत्री बनाए जा सकते हैं। कुल मंत्री, तो कुल मंत्री कितने होते हैं अधिकतम? 15%, यानी कि मंत्री परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15% लोकसभा के। और लोकसभा की संख्या कितनी है? 545। और 545 का 15% कितना होता है? ये बैठेगा आपका 81 के आसपास, यानी कि 81 लोगों की मंत्री परिषद। ये बहुत ज्यादा संख्या हो जाती है कोई महत्वपूर्ण और अर्जेंट डिसीजन लेने के लिए। इसलिए क्या काम करा, इसके भीतर ही मंत्री परिषद के भीतर ही एक छोटी सी संस्था और बना दी, इसका नाम रख दिया मंत्रिमंडल। इसमें 12 से 30 तक होते हैं ऐसे जनरल, परंतु 10-12 ही मंत्री महत्वपूर्ण होते हैं। वो 10-12 मंत्री कौन से होते हैं? वो सारे वो कैबिनेट मिनिस्टर कहलाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर या मंत्री। ठीक है, या हम कह सकते हैं इन पांचों श्रेणी के जो मंत्री थे ना, उनमें से पहली श्रेणी वाले जो मंत्री थे कैबिनेट मंत्री, उन मंत्रियों को क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। यानी कि जब पूरे के पूरे पांचों श्रेणी के लोग बैठक करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? मंत्रि परिषद। और जब सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री मीटिंग करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? मंत्रिमंडल। इन दोनों की ही अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। क्या मंत्री परिषद हो या मंत्रिमंडल हो, दोनों की अध्यक्षता, बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इनकी शक्तियों को मैं आपको कल करवा दूंगा। ठीक है, आज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए थैंक यू।